बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 4 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 13 वर्ताकार विद्युत धारा पास चुंबकीय द्विध्रुव तथा परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चलिए आप कॉपी निकालिए और नोट कीजिए। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे वर्ताकार विद्युत धारा पास चुंबकीय द्विध्रुव। पास का मतलब आप जानते हैं कुंडली होता है, एक राउंड लगा ले उसी को हम क्या कहते हैं, पास कहते हैं। ठीक है, हम यहां पे बात करने जा रहे हैं अत्यंत छोटी धारावाही वर्ताकार कुंडली, जिसे लूप कहेंगे आप। बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा का मतलब क्या हो गया, वो जो उसकी त्रिज्या है x की तुलना में क्या होगी, छोटी हो जाएगी। जो दूरी लेते हैं ना अपन, उसकी तुलना में काफी छोटी है। जब a x की तुलना में बहुत ही छोटी है तो a स्क्वायर तो और ज्यादा छोटा होगा। बस इसी बात का ध्यान रखना है। हमें ये तो पता ही है B बराबर ये होता है, चुंबकीय क्षेत्र निकालने का सूत्र अपने को पता है, इससे पहले पढ़ चुके हैं। μ0 NIA स्क्वायर, a क्या है, त्रिज्या है, 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पूरे की पावर कितना होता है, 3/2 होता है। यहां पे मैं क्या करूं, a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देता हूं। a स्क्वायर नेगलेक्ट हो गया मेरा। जैसे a स्क्वायर नेगलेक्ट हुआ दिया आ गया अपने पास, नेगलेक्ट का मतलब उसको जीरो कर दिया। हमने क्या किया, उसको जीरो कर दिया। अब क्या बचा आपके पास, केवल x स्क्वायर बचा। हमारे पास क्या बचा, केवल x स्क्वायर, और ऊपर पावर कितनी है, 3/2। अब देखिए पावर 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। पावर 2 से 2 हमने क्या किया, काट दिया। ये वाला पावर क्या किया हमने, काट दिया। अब जब काट दोगे तो क्या बचेगा, ये 2 तो गया, ये 2 गया, क्या बचा, x की पावर 3 आ गया। अपने पास क्या बच गया, x की पावर 3। तो नीचे आपके पास b का मान आ गया μ0 NIA स्क्वायर बटे में कितना, 2x3। त्रिज्या r लेके भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं a स्क्वायर यानी r स्क्वायर को भी बोल सकते हैं आप, x स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानता हूं, तो b बराबर ये आ गया μ0 NIA a स्क्वायर बटे में 2x3। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मूले में बनाने के लिए मैं क्या करता हूं कि नीचे मुझे 4 पाई करना है, तो नीचे 4 पाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 पाई और नीचे भी क्या लेना पड़ेगा, 2 पाई लेना पड़ेगा। यानी ऊपर नीचे मैंने क्या किया, 2 पाई से गुणा कर दिया, यानी 2 पाई से गुणा किया, 2 पाई का भाग दिया। देखिए ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये अपने पास आ गया 4 पाई और ये μ0, इस 2 को इसके आगे लगा लेते हैं और ये आ गया 2NI, अंदर आ गया अपने पास पाई a स्क्वायर। अब आपके समझ में आ गया होगा ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो पाई r स्क्वायर होता है। r की जगह मैंने यहाँ क्या ले रखा है, a ले रखा है। तो कुल मिला के क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल आ गया, a लिख सकता हूँ वहाँ पे। और मेरा फॉर्मूला बन गया μ0 बटे 4 पाई 2NIA बटे में x3। यहाँ पे पाई a स्क्वायर की जगह क्या लिया मैंने, कैपिटल A लिया है। कैपिटल A क्या है, कुंडली के एक फेरे का क्षेत्रफल है। कुंडली में जो फेरे लगाए हुए हैं, एक फेरे का क्या हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्या करते हैं, NI की जगह हम क्या करें, M ले लें। जानते भी हैं इस चीज को। हमने क्या किया, NI की जगह M ले लिया। ये M क्या है अपने पास, ये M है धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण। क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। यहां पे देखिए NI की जगह, यहां NIA की जगह क्या करें, M रख दें। तो जब M रखोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास B बराबर μ0 2m बटे 4 पाई x3, 4 पाई x3। चाहे तो इसको 2 काट सकते हैं या फिर ऐसे ही दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो अपने पास समीकरण 1 आया है भाई, ये वाला समीकरण है B बराबर μ0 2m बटा 4 पाई x3। ये क्या है, एक छोटे छड़ चुंबक द्वारा इसके केंद्र से अक्षीय रेखा यानी सीधी वाली रेखा लेंगे से कौन सी दूरी पे, x दूरी पर। हमने क्या किया, x क्या है, केंद्र से दूरी है, x दूरी पर स्थित किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या होता है, बराबर होता है। निकाल तो वही रहे हम, है ना। तो तीव्रता की क्या हो गया, बराबर हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि एक छोटा धारावाही लूप क्या करता है, एक छोटे छड़ चुंबक के भांति व्यवहार करता है। ये भी क्या हुआ, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगा। और छड़ चुंबक का मतलब क्या हो गया, चुंबकीय द्विध्रुव हो गया। छोटा सा होता है, द्विध्रुव होता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हो, एक छोटा धारावाही लूप एक छोटे छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इस बात को ध्यान भी रखना है। ठीक है, चलिए हम बात करें आगे, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। अपन को नाभिक के बारे में मालूम है भाई, ये चीज़ तो आपको मालूम है
कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना हुआ है ना, और प्रत्येक परमाणु के मध्य भाग में क्या होता है, एक नाभिक होता है, पता है अपने को, ये होता है, यहाँ पे क्या होता है, बीच में एक नाभिक होता है। नाभिक में क्या होता है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होता है। और ये माना जाता है कि इसका जो परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान यानी भार क्या होता है, कहाँ पे होता है, धनावेश पे ही केंद्रित रहता है। यानी यहाँ पे बीच में जो नाभिक है वहाँ पे धनावेश है, वहाँ पे सारा भार क्या होता है, केंद्रित होता है। नाभिक के चारों ओर आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं अलग अलग कक्षाओं में, विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं। और ये जो परिक्रमण कहते हैं इसको कौन सी गति कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति भी कहते हैं। पहले भी आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है, केमिस्ट्री में भी आप इसको अच्छी तरह जानते हैं, पता नहीं सारी चीजें तो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्षीय गति के साथ साथ क्या करता है, अपनी धुरी पर भी घूमता रहता है। यानी ये तो यूं, ये जो है यूं तो चलता रहेगा और साथ में क्या कर रहा है, यहाँ पे भी आपस में घूम रहा है, यानी इसके अंदर इस तरह साथ में भी क्या कर रहा है, इस तरह घूमता हुआ जा रहा है। जैसा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो वो क्या करती है, अपने धुर पे भी घूमती है और यूं भी घूमते हैं, इस तरह घूमती हुए जाती है। तो ये से क्या कहेंगे हम, जब इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पे घूमता है तो एक को इसको विशेष नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति, क्योंकि खुद के ऊपर चक्कर लगा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति। यानी इलेक्ट्रॉन की दो गति हो गई, एक तो परिक्रमण हो गई, परिक्रमा देना, अपन क्या करें, परिक्रमण गति मतलब परिक्रमा देना। जैसे मंदिर वगैरह में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा कैसे लगाते हैं, गोल गोल घूम के। और चक्कर कैसे आता है, एक ही जगह पर आप घूमने लग जाएं तो वो क्या हो गया, चक्कर हो गया, है ना भाई। एक ही जगह पे लगातार घूमेंगे अपने को चक्कर आ जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, एक ही बिंदु पर अगर घूम रहे हो, ये लगातार अपना घूम रहा है इस जगह, तो इसको क्या कहेंगे, चक्रण गति। और यूं लगातार किसी चीज के परिक्रमा दिए जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, परिक्रमण गति कहेंगे। तो दोनों गति के बारे में आपको आना चाहिए, एक तो चक्रण गति, दूसरा परिक्रमण गति। यहां एक बात क्लियर हो गई, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, परिक्रमण गति भी करता है और चक्रण गति भी करता है ना। कैसा, ठीक वैसा ही, यानी इलेक्ट्रॉन की जो गति है पृथ्वी के सूर्य के पारित कक्षीय गति और अपने धुरी के सापेक्ष बोल सकते हैं, पारित बोल सकते हैं, चक्रण गति के तुल्य होता है। यानी इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है ठीक वैसी होती है जैसे पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष करता है। समझ गए बात को। इलेक्ट्रॉन की जो गतियां हैं, इन गतियों के कारण क्या होता है, चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। परमाणु में क्या होता है, चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की गतियों के कारण परमाणु में क्या होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। अब ये चर्चा करेंगे चुंबकत्व किससे उत्पन्न हो रहा है, परिक्रमण गति से हो रहा है या चक्रण गति से हो रहा है ना। परिक्रमण या चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन धारा लूप की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो क्या करेगा, धारा लूप की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। इसका मतलब है एक निश्चित क्या हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण वहां पर होता है। वहां पे क्या होता है, एक निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जब इलेक्ट्रॉन आपका वामावर्ती परिभ्रमण करता है, वामावर्त दिशा में घूमता है, तो उस वक्त क्या होगा, धारा की दिशा क्या होगी, दक्षिणावर्त होगी, उल्टी चलेगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन वामावर्त घूमता है तो धारा की दिशा क्या होगी, दक्षिणावर्त हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट चलेगा, है ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन की लूप क्या होगी, ऊपरी सतह तो दक्षिणी ध्रुव को दिखाएगा और जो नीचे वाली सतह है वो क्या करेगा, उत्तरी ध्रुव को दिखाएगा। यानी ऊपर वाली जो सतह है वो दक्षिणी ध्रुव के भांति व्यवहार करता है और नीचे वाली सतह क्या करता है, क्या करता है बताइए, उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। पूछा भी जा सकता है परीक्षा में, तो इस चीज को अपने को ध्यान भी रखना है। इसका मतलब ये हो गया कि परमाणु चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में व्यवहार करता है। तो आपसे पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए कि परमाणु चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में व्यवहार करता है, या आपसे पूछा जाए कि स्पष्ट कीजिए कि परमाणु चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में व्यवहार करता है, तो आप ये सारा चीज बताएंगे। ठीक है, व्यवहार की बात तो कर ली। अब हम चर्चा करते हैं धारावाही लूप, या जिसको आप कुंडली भी कहते हैं। लूप बोलने, पास बोलने, कुंडली बोलने एक ही बात है। चुंबक के आघूर्ण क्या होगा, उसमें चुंबक के आघूर्ण की व्याख्या करें। ठीक है, हमने क्या किया, एक लूप ले लिया जिसका क्षेत्रफल कितना है, a है। ठीक है, और फेरों की जो संख्या है वो क्या कर ली हमने, n फेरे ले लिए, और उसमें धारा कितनी बहा दी, I धारा उसमें क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, समझिए बात को। क्षेत्रफल क्या, किसी धारा लूप का क्षेत्रफल कितना ले लिया, a, हमने कितने फेरे लगाए, n, उसमें कितनी धारा बहाई हमने, I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, अब जो क्या होगा, धारा लूप के समतुल्य चुंबक के द्विध्रुव का चुंबक के आघूर्ण क्या होगा,
तो m बराबर होगा I इंटू एन ए, I इंटू एन ए, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा, I धारा आ जाएगी अपने पास। तो इसको अपन शॉर्ट में लिखना चाहें, शॉर्ट में क्या स्पष्ट लिखना चाहें तो आप स्पष्ट लिख सकते हो, m बराबर एन आई ए। कई बार हम ये काम में भी लेते हैं m को, तो m बराबर क्या हो गया, एन आई ए आ गया। यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण और चक्रण दोनों गतियों के कारण क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। परिक्रमण और चक्रण दोनों गतियों के कारण क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। लेकिन जो चुंबकीय आघूर्ण है इसका अधिकांश भाग चक्रण गति के कारण उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, अपने ही दूर पे जब घूमता है तो सबसे ज्यादा उसी के कारण क्या होता है, आपका चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। थोड़ा बहुत होता है परिक्रमण गति के कारण, है ना। परिक्रमण गति का जो चुंबकीय आघूर्ण है उसका योगदान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। उसका योगदान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। मान लो आपके पास Q आवेश है और एक समान कोणीय वेग कितना है, ओमेगा है, और R त्रिज्या के वर्ताकार पथ पे क्या हो रहा है, परिक्रमण कर रहा है। ठीक है, ये अपन ने मान लिया। आवेश क्या मान लिया, Q, कोणीय वेग कितना है, ओमेगा, या फिर रेखीय वेग V बोल सकते हैं, और वर्ताकार पथ जो है उसकी त्रिज्या कितनी है, R है। इस पे ये क्या कर रहा है, परिक्रमा दे रहा है, परिक्रमण कर रहा है। अब ये तो आपको पता ही है कि कक्षा में जो उत्पन्न वर्तीय धारा क्या होगी, I बराबर आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, है ना। I बराबर होगा आवेश बटा समय। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे Q बटा T। यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q बटा T, लेकिन यहाँ पे जो T होगा वो होगा गति का आवर्तकाल। और हम जानते हैं, पुरानी कक्षाओं में पढ़ रखे हैं, इससे पहले भी आपको बता रखा है, इस आवर्तकाल का मान होता है T बराबर 2 पाई बटे ओमेगा, और ओमेगा की जगह आप क्या लिख सकते हो, V बटा R लिख सकते हो। ओमेगा क्या होता है, V अपॉन R होता है। तो सीधी सी बात है, मैंने क्या किया, यहाँ ओमेगा को हटा दिया भाई, अपने पास है ना T, ये T आपने लिखा है 2 पाई बटे में ओमेगा। ओमेगा की जगह आपको क्या रखने के लिए कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है V बटा R रखिए। ओमेगा की जगह क्या रखना है, V बटा R। ये R ऊपर जाएगा, ये R क्या हो गया, ऊपर आ गया, और जैसे ही R ऊपर आ गया तो T बराबर क्या हो गया, 2 पाई, भाई नीचे वाला R है ना, ऊपर आ गया, 2 पाई R बटा V। ये अपने पास क्या आ गया, T का मान आ गया। इस T का मान क्या करेंगे, यहां लगा देंगे। यहां पे लगाओगे तो आपके पास I का मान ये आ जाएगा, Q बटा 2 पाई R, फिर बट्टे में V, और ये V क्या होगा, पलट के ऊपर जाएगा। फाइनली मेरे पास जो I का मान प्राप्त होगा वो ये वाला होगा। क्या हो गया अपने पास, QV बटे में 2 पाई R। ये अपने पास क्या हो गया, I का मान प्राप्त हो गया। समझ गए बात को, ये अपने पास ये क्या है, 2 है, तो ये अपने पास आ गया QV बटे में 2 पाई R। कहने का मतलब ये हुआ कि परिक्रमण करता हुआ आवेश एक धारा लूप की भांति ही व्यवहार कर रहा है। ठीक है, परिक्रमण करता हुआ आवेश क्या कर रहा है, एक धारा लूप की भांति ही व्यवहार कर रहा है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है A बराबर पाई R स्क्वायर, और इस धारा लूप को एक चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य माना जा सकता है, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना चाहें तो सूत्र पता है आपको, लूप में धारा और लूप का प्रभावी क्षेत्रफल। लूप में जो धारा आ रहा है वो, और लूप का जितना क्षेत्रफल है उसके बराबर होगा। यानी M बराबर लूप में धारा कितना I, और प्रभावी क्षेत्रफल कितना होगा, A, है ना। पूरा क्षेत्रफल क्या हो गया, A, तो ये आ गया I इंटू A। ये क्या हो गया अपने पास, I इंटू A। तो सीधी सी बात है, I का मान अभी आपने निकाला है। I का मान क्या निकाला था, QV बटा 2 पाई R। A क्षेत्रफल अपने को पता ही है, पाई R स्क्वायर होता है। यहाँ से हमने क्या किया, एक पाई से पाई कट गया, एक R कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये आ गया QVR बटे 2। किसका मान आया, ये इसका मान। मैंने सूत्र किसका लिखा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M का लिखा है। तो यहाँ पे अपने पास मान किसका आ गया, ये M का मान आ गया QVR बटे में 2। ठीक है, यदि आपका आवेशित कण का द्रव्यमान M है, आवेशित कण जो है उसका द्रव्यमान क्या मान लिया हमने, M मान लिया, तो आवेश का जो परिक्रमण अक्ष के सापेक्ष कोणीय संवेग का सूत्र ये दिया जाता है। कोणीय संवेग L बराबर होता है M R क्रॉस V वेक्टर। ठीक है, क्या होता है, M R क्रॉस V वेक्टर होता है। अगर इसका मापांक निकालेंगे तो मापांक ये आ जाएगा, मॉडुलस L बराबर MVR होगा। कितना होगा, MVR, इनके मध्य का कोण कहते हैं, क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। साइन 90 का मान 1 हो गया, इसको खोलेंगे तो RV साइन थीटा होता है। साइन 90 लेके इस तरह हल कर लिया, तो यहाँ पे अपने पास L का मान आ गया MVR। ये तो अपने पास L का मान आ गया। समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 में M का मान ये था। यहाँ से क्या करें, दोनों समीकरणों को हल कर लें।
हम क्या करें, दोनों समीकरण को हल करें। तो m बराबर क्या होगा वो देखिए, m बराबर हो गया अपने पास QVR बटे 2m गुणा m। ठीक है, अब हम क्या करें, चलिए समझाता हूं इसको। m बराबर क्या था, QVR बटे 2 था। m का मान ये था QVR बटे में 2। यहां पे l का मान क्या था, l का मान था MVR। ठीक है, मुझे चाहिए m का मान। तो m का मान कैसे निकलेगा, देखिए m बराबर है QVR बटे में कितना, बटे में है अपने पास 2। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, नीचे m से भाग दे दिया, ऊपर मैंने क्या किया, m से गुणा कर दिया, तब जाके ये चीज आया है। ऐसा करने की आवश्यकता क्यों हुई, सोचिए। हम ऐसा करने की आवश्यकता क्यों हुई, वो इसलिए भी अब मेरे पास MVR आ जाएगा। अब मेरे पास क्या हो गया, MVR आ गया। मैं m ये रहा और VR इसकी जगह क्या रख सकता हूं, L लिख सकता हूं। तो ये आ गया Q बटा 2m L। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये m बराबर फॉर्मूला आ गया। वेक्टर में दिखाना चाहता हूं तो दोनों तरफ क्या करूंगा, मैं वेक्टर लगा दूंगा। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वेक्टर लगा देंगे। तो m वेक्टर बराबर आ गया Q बटा 2m और L वेक्टर। समीकरण नंबर जो 3 है वो क्या है, आवेशित कण के कोणीय संवेग और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण में संबंध को व्यक्त कर रहा है। भैया L तो क्या हो गया, कोणीय संवेग हो गया, और m क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण था। तो यहां पे आपसे पूछा जाए कि द्विध्रुव आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध क्या होता है, तो आप बताएंगे m वेक्टर बराबर Q बटा 2m, फिर आगे गुणा करना है अपने को L वेक्टर से। पूछा जा सकता है, अपने को यह ध्यान रखना है। देखो धनावेश के लिए क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण और कोणीय संवेग दोनों की दिशाएं क्या होती है, समान होती है। लेकिन अगर आप ऋण आवेश लेते हैं तो ऋण आवेश के लिए द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और कोणीय संवेग की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। उसकी दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। समझ गए, धनावेश के लिए समान हो जाएगी, ऋण आवेश के लिए क्या होगी, विपरीत हो जाएगी। क्लियर ये बात भी। फिर देखिए समीकरण 3 में जाइए, यहां पे देखिए Q बटा 2m लिखा हुआ है। Q बटा, बटे वाले को अनुपात बोलते हैं या फिर निष्पत्ति भी बोलते हैं। बटे में कोई संख्या लिखी होती है उसको हम अनुपात बोलते हैं, अथवा हम क्या कहते हैं, निष्पत्ति भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समीकरण 3 में जो आपको राशि Q बटा 2m प्राप्त हो रही है ना, वो आवेशित कण के द्विध्रुव आघूर्ण की उसके कोणीय संवेग की निष्पत्ति को व्यक्त करता है। और इस निष्पत्ति या इस अनुपात का एक विशेष नाम है। इस अनुपात को हम बोलते हैं जायरो चुंबकीय अनुपात। हमसे पूछा जा सकता है जायरो चुंबकीय अनुपात क्या होता है, तो आप बता देंगे Q/2m। ये क्या है, जायरो चुंबकीय अनुपात है। तो छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा, तो उसको भी आप बता पाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति से उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करें। जो कक्षीय गति हो रहा है, वो परिक्रमण कर रहा है, उससे कितना द्विध्रुव आघूर्ण हो रहा है उसकी गणना करते हैं। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पे आवेश मान लिया, कितना Q बराबर ले लिया मैंने, माइनस का E इलेक्ट्रॉन है। E का मान आपको पता ही है अपने पास क्या होता है, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलम होता है। और उसका जो द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, वो अपन ने कई बार पढ़ लिया, 9.1 इंटू 10 की घात माइनस का 31 किलोग्राम होता है। क्लियर ये बात। अपने पास ये फॉर्मूला है, अपन ने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से लाए, देखिए अपने पास ये फॉर्मूला आया था m बराबर QL बटा 2m। तो Q की जगह क्या किया हमने, माइनस के ही ले लिया, L है बटे में 2me है। ये L क्या है, तो यहाँ पे L क्या है, कक्षीय कोणीय संवेग है। ठीक है, L क्या है, कक्षीय कोणीय संवेग है। वहां पे आपके पास ऋणात्मक चिन्ह भी लगा हुआ है। ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, ये कहता है कि कक्षीय गति के कारण द्विध्रुव आघूर्ण ML की दिशा क्या होगी, कक्षीय कोणीय संवेग की दिशा की क्या होगी, विपरीत होगी। अभी बताया था आपको, धन आवेश में समान दिशा होती है और ऋण आवेश में दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है। तो वह माइनस का चिन्ह इसी बात को बता रहा है। देखिए बोर की क्वांटम परिकल्पना याद कीजिए। बोर ने क्या कहा था, बोर ने बताया था आपको, परमाणु मॉडल के बारे में बताया था, और वहां पे कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। फिर बाद में एक बात आई थी कि इलेक्ट्रॉन लगातार कक्षाओं में चक्कर कैसे लगा सकते हैं, गिर क्यों नहीं जाते हैं। तो बाद में क्या, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए बोर क्वांटम की परिकल्पना आई थी। उनके अनुसार क्या था, कक्षीय कोणीय संवेग जो होता है वो क्या होता है, h बटा 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। जो कोणीय संवेग होता है h बटा 2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब जानते हो, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए। h बटा 2 पाई 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इस तरह होना चाहिए। तो साधारण भाषा में यानी गणितीय भाषा में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा
L बराबर एन एच बटा 2 पाई, जहां n का मान क्या होगा, पूर्ण गुणक होगा 1 2 3 4 5 इस तरह, और h क्या होता है वहां पे, h था प्लांक नियतांक, और इस h का मान आपको याद होगा, h का मान था 6.6 इंटू 10 की घात माइनस का 34 जूल गुणा सेकेंड। ये प्लांक नियतांक का मान था, अपने को याद है ये, ठीक है। अब हम क्या करें, यहां पे इलेक्ट्रॉन के कक्ष द्विध्रुव आघूर्ण का क्या करें, परिमाण निकाल लें, है ना। हमने क्या देखा यहां पे, L का मान लिया हमने एन एच बटा 2 पाई, और ये मान कहां रखूंगा, यहां पे, ये L है ना, इसकी जगह इस मान को क्या करूं, मैं रख देता हूं। जब यहां पे रखता हूं तो मेरा समीकरण ये बनता है, m बराबर E बटा 2me गुणा एन एच बटा 2 पाई। E आपका क्या है, आपका ऋणात्मक है, वो दिशा को बताएगा, तो यहां पे हमने चिन्ह को छोड़ रखा है, हम परिमाणों की बात कर रहे हैं, इसलिए E जो माइनस है ना उसको मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ रखा है। अब देखिए ये n बाहर, ये EH हो गया, 2 और 2, ये 2 और 2 गुणा होकर क्या हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। तो आपके पास m बराबर आ गया n EH बटे में 4 पाई ME। ठीक है, क्लियर यहां तक, अपन ने ज्यादा कुछ नहीं किया, जो चीजें अपने को आ रही है वो चीजें हम क्या कर रहे हैं, रखते जा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, EH बटा 4 ME को म्यू बी मान लेते हैं। इसका एक स्पेशल नाम भी है, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटोन। इसको क्या करते हैं, बोर मैग्नेटोन कहते हैं। इस तरह भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे जैसे लिख लें, पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे म्यू बी रख दिया। जब आप यहाँ पे म्यू बी रखते हो तो क्या बनेगा, अगर मैं म्यू बी रखूं तो अपने पास m बराबर क्या आ गया, n और म्यू बी, यानी n गुना हो गया। जो m जो है आघूर्ण जो निकला है ना, अपने पास जो m का मान निकला है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकला है, वो किसके बराबर हो गया, n इंटू म्यू बी के। यानी मैं कह सकता हूं कि कक्षीय गति के कारण इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोर मैग्नेटोन का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है, गुणक होता है। ठीक है, स्पष्ट है कि बोर मैग्नेटोन क्या होता है, परमाणुीय चुंबकीय आघूर्ण का सुविधाजनक मात्रक है। आपसे पूछा जा सकता है कि परमाणुीय चुंबकीय आघूर्ण का सुविधाजनक मात्रक क्या है, हम बताएंगे बोर मैग्नेटोन। कितना होता है बोर मैग्नेटोन, तो आपने बता दिया, म्यू बी बराबर EH बटे 4 पाई M। ME का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए एक बोर मैग्नेटोन का मान बताइए, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, EH बटे 4 पाई ME। ME यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। रख दीजिए सभी मानों को, हमने सभी मानों को रख दिया। क्या क्या रखना है अपने को, E का मान, अपने को H का मान 4 पाई ME। देखिए E का मान आपको पता ही है, 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 होता है। H प्लांक नियतांक भी आपको याद है, 6.6 इंटू 10 की घात माइनस का 34 होता है। ठीक है, 4 पाई का मान भी जानते हैं आप, पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है, ये अपन ने 1 4 रख दिया। और उसका द्रव्यमान जो है वो 9.1 इंटू 10 की घात माइनस का 31 होता है, 31, 10 की पावर माइनस का 31। इन सबको अपने को क्या करना है, हल करना है। पहले पावरों को हल कर सकते हैं, उसके बाद हम संख्याओं को भी धीरे धीरे हल कर सकते हैं। हल करेंगे जब, तो हल करने के बाद अपने पास ये आंसर आता है 9.2 इंटू 10 की घात माइनस का 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। समझ गए बात को, क्लियर है। तो ये आपके कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण की क्या हो गई, द्विध्रुव आघूर्ण की गणना हो गई, m का माना गया। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।